ऐसा कब होता है? जब दोनों सोर्सेज हों इनकोहेरेंट, याद है भूल गए, जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। क्या बोला था इसी स्लाइड से चालू करूंगा? हाँ सर, यहीं से बोला था, याद है पूरी बात की भूल गए हो? जब अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हो तो किसी एक जगह पर समय के साथ, किसी एक जगह पर समय के साथ ओमेगा बदलता रहता है, ओमेगा बदलता रहता है। और क्योंकि ओमेगा बदलता रहता है इसलिए मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, और हर मैक्सिमा पे अपने को साउंड सुनाई देती है। और मैंने आपको बीट्स की डेफिनेशन भी बताई थी, ये फील वाली बात। और हाँ, थोड़ा सा और फील करते हैं, देखो। हाँ, आवाज आई क्या? आवाज आई क्या? अब देखो, आवाज आई क्या? अरे हाँ, चलो भाई, ठीक भाई। ये ड्रू 64, ये 270, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। अब देखो, अगर इनको एक साथ चलाएं तो देखो, बोलो आवाज आ रही है क्या? ध्यान सुनना फिर से एक बार। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, फिर से देख एक बार, देख पहले उसकी S1 की साउंड सुन, फिर S2 की सुन। अरे हाँ, ठीक। अब देख, दोनों को एक साथ बजाएं तो क्या होगा? एक साथ, ओहो, ऐसा आया क्या? यानी कि S1 प्लस S2 कुछ ऐसा हुआ, साउंड की अगर इंटेंसिटी पे बात करें, कम ज्यादा कम ज्यादा। अरे हाँ सर। अब तुम्हें एक बात ध्यान देना, पीछे लॉजिकली समझना क्या कहना चाह रहा हूं। आपको ये टोंग 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 ये कब सुनाई देगा? सोच के देखो कि अगर आपके दो सोर्सेज है S1 और ये S2, समझने का प्रयास करना। मान लो कि यहां पर डेल्टा फाई आया ओमेगा 2 - 1 ओमेगा टी, ठीक। मैं मान लेता हूं पाथ की वजह से और इनिशियल की वजह से कुछ नहीं, सिर्फ टाइम की वजह से, ठीक। अब एक बात समझो आप अच्छे से कि अगर मैक्सिमा, सुना आपने टो, फिर सुना टो, क्या इसके बीच में गैप है? हाँ है। वो गैप समय का है। हाँ, सोचो कि अगर 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमा बन जाते हैं तो आपको कैसे सुनाई देगा? टो टो। सोचो 3 बने तो टो टो टो, 4 बने तो टो 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 टो, 5 बने तो टो टो टो। सोचो अगर 1 सेकंड में मैक्सिमा जो बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा हुए, मान लो 1 सेकंड में जो मैक्सिमा बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। समझना अच्छे से, 1 सेकंड में जो मैक्सिमा बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मान लो 100। सोच तो आपको 1 सेकंड में 100 कैसे सुनाई देगा? चलो टो, ऐसा ही लगेगा। अरे हाँ सर, यानी कि सोच हम बीट टो 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 कब सुन पाएंगे? जब 1 सेकंड में, प्रैक्टिकल बात कहती है कि जब 1 सेकंड में नंबर ऑफ मैक्सिमास बनना <10 हो। ओ हो, हमें बीट की फील, ध्यान से सुनना, हमें बीट की फील तब आएगी जब 1 सेकंड में मैक्सिमास 10 से कम बनेंगे। 10 से ज्यादा बन सकते हैं पर फिर आपको बीट नहीं समझ आएगी, फील नहीं आएगी आपको बीट की। आपको लगेगा नहीं बीट बन रही। बीट कब बनती हुई नजर आएगी? जब एक जगह पर 1 सेकंड में 10 से कम मैक्सिमा बने, वरना वो मिक्स हो जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी बनेंगे तो। जैसे पंखा जब रुका होता है तो 3 पंखड़ियां दिखाई देती हैं,
पर अगर चलने लग जाए तो वो एक जैसी दिखती है। अरे हाँ सर, ये वैसी बात है। तो जल्दी बनेगा। जैसे आपका जो बल्ब है ना, जो अभी लाइट जल रही है, ये 1 सेकंड में 100 बार बुझती है। हाँ, पर आपको पता ही नहीं पड़ता। 100 बार बंद होके चालू होती, बंद होके चालू होती, बंद होके चालू होती, आपको पता ही नहीं पड़ता। इतना जल्दी जल्दी होता है। अच्छा, इसलिए बीट सुनने के लिए भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैक्सिमा जो मैक्सिमम बन सके वो 10 से कम होने चाहिए। अच्छा, अब आगे और चलते हैं। बताओ क्या ये बात समझ में आई? इसे उतार लो, ये मत उतारो, ये तो भी ऐसे ही फील के लिए आपको आवाज सुनाई है, इसलिए आवाज सुनाई है फील के लिए। तो अभी घबराओ मत उससे। तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। ठीक सर, अब समझो। बीट फ्रीक्वेंसी, ये अपन पढ़ चुके, अब समझना। मान लेते हैं कि भाई ये और ये 0 है, ठीक है, ये एट ओरिजिन अपन ने 0 मान लिया। क्या बचा सिर्फ इतना? ये अपन बात समझ चुके हैं। आसान करने के लिए अपन ने पाथ की वजह से और इनिशियल फेज की वजह से माना ही नहीं अपन, क्योंकि खेल सिर्फ बीट का समझ रहे हैं। तो क्या ओमेगा 2 - 1 ओमेगा टी? ओके, अब सोचो, इसका मतलब क्या t इक्वल टू 0 पे, ध्यान, इसका मतलब क्या हुआ समझना, ये S1 ये S2, और अपन ऐसा मान लें कि कोई इनिशियल नहीं है, तो जो डेल्टा फाई बचा वो बचा कितना, ओमेगा 2 - ओमेगा 1 इंटू टी, बस। ठीक, तो अपन ने ये लिख लिया, सिर्फ ये दोनों बच गए। ऐसा मान लो कि x1 x2 0 है, ये अपन सोर्सेज ऐसा मान लें, फाई अपन ने माना ही नहीं, x1 x2 को 0 ही मान लो, ओरिजिन पे ही दोनों को मान लो। हाँ, मान सकते हैं ना, क्या बुराई है, ताकि अपन पाथ की वजह से और इनिशियल फेज की वजह से कंफ्यूज ना हो, सिर्फ टाइम की वजह से जो जनरेट हो रहा है उसको चेक कर रहे हैं। तो S1 S2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन प्लस a साइन ओमेगा t, दोनों का a भी सेम मान लिया। अब समझो, अब समझने का प्रयास करना, ध्यान समझ जो कह रहा हूं। अब देखो, अब जब ये वाली बात आ गई, ये वाली, ओके, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान समझना, ध्यान सुनना। इसको समझने के लिए थोड़ी सी फील और करते, देख, ध्यान सुन। जो S1 S2 है, इसकी वजह से ये यहां पर डेल्टा फाई आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। पीछे वापस लाऊंगा, पहले फील कर जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब समझ, एक चीज, उस मैथ्स की कैलकुलेशन में जाने से पहले एक चीज समझनी चाहिए जिसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। समझो, क्या t इक्वल टू 0 पर डेल्टा फाई 0 है, मतलब क्या ये मैक्सिमा है? अरे हाँ ना बोलो भाई, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं जिसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, तब मैं पीछे कैलकुलेशन में दोबारा आऊंगा, कंफ्यूज मत होना। t इक्वल टू 0 पर डेल्टा फाई 0 है तो मैक्सिमा बना। अब सोचो, क्या मैक्सिमा कहां कहां बनता है, पहले बताओ। मैक्सिमा बनता है सर जब डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो। ओके, डेल्टा फाई की वैल्यू 0, याद करो ऐसे लिखते हैं ना, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। बेसिकली अगर अपन ध्यान से तो मैक्सिमा कहां कहां बनेगा, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो याद करो वो क्या होता था, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। नहीं याद है कुछ भी, इंटेंसिटी मैक्सिमम याद करो, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो सोचो, ये तो cos स्क्वायर है, तो डेल्टा फाई के लिए 0, तो cos 0 के लिए 1, ठीक है। फिर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखो, तो cos पाई, पाई कब आएगा, जब डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, cos पाई, cos 0 1, cos पाई माइनस 1, तो cos पाई होने के लिए डेल्टा फाई को तो 2 पाई होना पड़ेगा ना। हाँ, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या इस पर मैक्सिमा बनते हैं? अरे हाँ, यानी कि सोचो, पहला मैक्सिमा कब बनेगा, जब डेल्टा फाई 0 होगा, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t इक्वल टू 0 होगा, मतलब t फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 0 हो। ऐसे ही दूसरे मैक्सिमा के लिए, ध्यान समझना, ऐसे ही दूसरे मैक्सिमा के लिए कि डेल्टा फाई 2 पाई होगा। हाँ सर, तो सोचो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t इक्वल टू t2 सेकेंड मैक्सिमा के लिए, क्या ये 2 पाई होगा? तो 2 पाई होगा तो t2 के लिए क्या आएगी, 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ऐसे ही तीसरे मैक्सिमा के लिए क्या ये 4 पाई होगा,
यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T3 इक्वल टू 4 पाई, यानी कि T3 की वैल्यू आई 4 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। पहला मैक्सिमा सुनाई दिया 0 समय पर, दूसरा सुनाई दिया 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पर, तीसरा सुनाई दिया इस पर। यानी कि दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी हुई, समय कितना लगा दो मैक्सिमा के बीच में, ये और इनके बीच में ये। इसमें से इसको माइनस करो तो 2 पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसमें से इसको माइनस करो तो भी 2 पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये कहलाया T2 माइनस T1, ये कहलाया T3 माइनस T2। यानी कि टाइम गैप बिटवीन टू मैक्सिमास इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दो मैक्सिमा के बीच में जो समय है वो ये है। और हाँ, अच्छा सोच, क्या ओमेगा को वो लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई बाई 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया तो कितना आया 1 बाई F2 माइनस F1। अरे हाँ, तो दो मैक्सिमास के बीच में जो गैप आया वो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। हाँ, क्या उसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 2 पाई F? अरे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सोचो, दो मैक्सिमास के बीच में जो गैप आया उसका टाइम है 1 बाई F2 माइनस F1। हो। अब सोच, फॉर एग्जाम्पल 1 by F2 minus F1 is 0.2 सेकेंड सपोज। तो सोचो, अगर दो मैक्सिमा के बीच का टाइम 0.2 सेकेंड है, तो सोचो कि एक सेकंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे। एक सेकंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे? वो सुनाई देंगे 5। कैसे? 0.2 0.2 0.2 0.2 तो 5 सुनाई देंगे ना। और हाँ, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, फील करो। नंबर ऑफ मैक्सिमास heard in 1 second is beat frequency। अरे हाँ सर, नंबर ऑफ मैक्सिमास heard in 1 second is beat frequency। हमने जो निकाला 1 by F2 माइनस F1, ये क्या है? दो मैक्सिमास के बीच का टाइम। तो एक सेकंड में कितने सुनाई देंगे? वो होगा इसका उल्टा, यानी कि 1 बाई टाइम इक्वल टू F2 माइनस F1। अरे हाँ सर, सो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? F2 माइनस F1। F2 माइनस, अगर दो मैक्सिमा के बीच का टाइम 1 बाई F2 माइनस F1 आया तो एक सेकंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे? उसका उल्टा 1 बाई टाइम पीरियड। अरे बीट की भी फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड ऑफ बिटवीन टू मैक्सिमास, दैट इज 1 बाई F2 माइनस F1, दैट इज F2 माइनस F1। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आई? F2 माइनस F1। अब सोच, अगर अच्छी बीट सुननी है, फॉर अच्छी बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी should be less than 10, यानी कि F2 माइनस F1 should be less than 10, तभी आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। वरना 10 से ज्यादा अगर बीट्स बनने लग गई तो आपको सुनाई नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं बीट्स तभी सुनाई देती हैं जब दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर होती है, जैसे 300 305, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5। 400 408, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 8। लगभग पास होनी चाहिए। और हाँ सर, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि यू विल बी एबल टू हियर बीट्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेस आर क्लोज टू ईच अदर, और यू कैन से व्हेन देयर डिफरेंस इज लेस देन 10, देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर बीट्स। क्या बीट फ्रीक्वेंसी समझ आई है? व्हाट डू यू मीन बाय बीट फ्रीक्वेंसीज? बीट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ मैक्सिमास हर्ड
इन 1 सेकेंड, जिसको प्रूव करके बताया उसका फॉर्मूला है F2 माइनस F1। और अगर ढंग से बीट सुनाई देनी है तो ये F2 माइनस F1 लेस देन 10 होना चाहिए, वरना बीट समझ नहीं आएगी। अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बीट समझ आई है? क्या बीट फ्रीक्वेंसी समझ आई है? बीट क्या होती है? जब दो इनकोरेंट सोर्सेज एक ही जगह पे होते हैं तो मैक्सिमाज लगातार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। उनसे जो सुनाई देता है उसमें कितने मैक्सिमा एक सेकंड में सुनाई देते हैं, उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसका फॉर्मूला F2 माइनस F1 है। क्योंकि ढंग से अगर बीट सुननी है तो F2 माइनस F1 10 से कम होना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी लगभग पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी लगभग 200-400 से ज्यादा ही होती है, तो उसमें 10 का गैप आसपास ही कहलाएगा। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, अरे बोलो भाई, अरे गारंटीड। हाँ सर, बोलो क्या बीट फ्रीक्वेंसी समझ आई? अब जो मैं बोलने वाला हूँ पीछे वो और समझ आएगा, मैथ, वो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। अब जो सिखाऊंगा ना उसका और थोड़ी फील वाली बात है, थोड़ी और ज्यादा फील वाली बात। बताओ जो मैं बोला चमका? बीट फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बीट क्यों बनती है समझ में आना चाहिए, फिर ये समझ में आना चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जो सिखा रहा हूं ये थोड़ी एक्स्ट्रा फील के लिए, फिर सवाल कराऊंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा फील के लिए अब जो सिखा रहा हूं, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, पर ये समझ आनी चाहिए कहानी बीट फ्रीक्वेंसी कैसे है, ये भी समझ में आनी चाहिए। उतार लो, अरे उतार लो भाई, गड़बड़ नहीं करना। अरे उतार लो भाई, गड़बड़ नहीं करना। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। अब इसका थोड़ा और, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा और अलग तरीके से फील करते हैं। ये आवाज सुनाई थी अभी, S1 S2 एक साथ चलेंगे तो। अब मैं पीछे से वापस थोड़ी मैच करता हूं। देख, मान लो कि हमने S1 S2 सोर्सेज लिए, इनमें हमने कोई इनिशियल पार्ट डिफरेंस नहीं माना, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं माना, तो ये इक्वेशन बनी। क्या ये दो एसएचएम ऐसे मिले, ए साइन वन, अच्छा हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी दो पार्टिकल को दो एसएचएम मिल रहे हैं तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का इंडिविजुअल समेशन होगा, तो हमने जोड़ दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब इसको मैथमेटिकली सोचो, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, तो 2a साइन ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। बोलो क्लियर? ठीक है, तो मैथ से तुम्हें उससे क्या लेना देना। तो मैंने साइन ए प्लस साइन बी लिखा, तो देखो ये आ गया वही जो लिखा 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी कॉस, इसको ऊपर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। अपन ने क्या लिखा? साइन, ये कॉमन आ गया, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। फिर कह रहा मैं फील के लिए करा रहा हूं, इनको जोड़ा तो आया 2। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो लिख दिया ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ। अच्छा, ओमेगा को लिख लिया 2 पाई f1, ओमेगा 1 को लिख लिया 2 पाई f1, ओमेगा 2 को लिख लिया 2 पाई f2। ठीक सर, ये समझ में आ गया। 2a साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2, ये आ गया cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2। ठीक है सर, क्लियर है एकदम। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसको अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ना, समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ कि मान लो कि f1 है 100 और f2 है 102, ऐसा समझ, ऐसे एग्जाम्पल समझना। 2a साइन, ये टर्म कितनी आई? 100 प्लस 102, 202 बाई 2, यानी कि 2 पाई 101 टी। अच्छा, कॉस की क्या आई? 2 पाई 102, इसको 102 और 100 ऐसे लिख,
F1 को 102 ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। 102 और 100, ठीक। तो 102 माइनस 100 कितना हो गया? 1। 102 माइनस 100 2, 2/2 1 इंटू टी। अब एक बात समझना अच्छे से, इनको ना मैथमेटिकली इन टर्म्स को समझने का प्रयास करो। फिर मैं कह रहा हूँ ये फील के लिए बता रहा हूँ, बस समझने का प्रयास करो। ये जो साइन वाली टर्म है ना, इस साइन वाली टर्म की फ्रीक्वेंसी 101 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब समझने का प्रयास करना, कॉस वाली टर्म 1 सेकंड में सिर्फ एक बार बदलती है, जबकि साइन वाली टर्म 1 सेकंड में 101 बार बदल जाती है। कौन सी टर्म जल्दी बदल रही? कॉस वाली, साइन वाली? सर कॉस वाली कि साइन वाली? साइन वाली। और हाँ, अब इसको ना इमेजिन करो ऐसे कि 2a cos 2 pi f2 minus f1 by 2 into t sin 2 pi f1 plus f2 by 2 into t। अब समझना, इस इक्वेशन में साइन वाली टर्म फटाफट बदल रही, कॉस वाली धीरे धीरे बदल रही। क्या हम ऐसा मान सकते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऐसा मान सकते हैं कि पार्टिकल is performing SHM with frequency f1 plus f2 by 2। समझना, इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये SHM कर रहा है और एम्पलीट्यूड ये है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कॉस वाली टर्म धीरे धीरे बदल रही है? अरे हाँ, तो क्या उसे लगभग कांस्टेंट मान लिया? मान लो शॉर्ट इंटरवल टाइम ले लूं, मान लो 0.1 सेकंड। इस 0.1 सेकंड में सोच के देख, तो कॉस साइन वाली टर्म तो शायद 10 बार बदल जाएगी ऊपर नीचे, पर सोच कॉस वाली टर्म में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो क्या इस 0.1 सेकंड के लिए ऐसा मान सकते हैं कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी f1 plus f2 by 2 विद एम्पलीट्यूड 2a cos जो भी अपना cos 2 by f2 मान, ऐसे इमेजिन करो ऐसे। पर ऐसा समझो, इट्स एसएचएम with frequency f1 plus f2 by 2 with a changing amplitude, but amplitude is changing very slowly। और हाँ, फील करने वाली बात है ऐसे, मतलब कोई नहीं भी करोगे तो भी काम चल सकता है, और थोड़ा फील करो। अच्छा, इसलिए सोचो। अब देखिए टर्म, इसको फील करना, जो डायग्राम बन रहा है देख, देख। अरे हाँ, देख और आगे चलता हूँ, देख डायग्राम जो तेरे को फील आएगी। देख ये, देख ये एक डायग्राम, ये एक डायग्राम। सोच इनके डायग्राम ऐसे बने, ऐसे बना ना, रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट ये बना ना, ये बना। देख सोच, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। पर सोच, ये जो टर्म है ना, ये जो एक चक्कर हुआ, ये ना वो साइन वाली टर्म है, उसमें क्या कॉस वाली टर्म खचा खच बहुत बार चेंज हो गई। पर ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे, ये कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है? ये टर्म कर रही है वो f1 plus f2 f1 minus f2 by 2 वाली, जो धीरे धीरे चेंज हो रही है। एम्पलीट्यूड 0 से 0, मैक्सिमम 0। पर उस दौरान क्या पार्टिकल बहुत देर नाच लिया, खपच खपच खपच। अरे हाँ, इसलिए डायग्राम इस प्रकार के बनते हैं। देखो ये देखो ये अरे हाँ सर, ये तो आपको किताबों में ऐसा नजर आएगा, आपको ऐसा नजर आएगा। ये वाली कहानी या वो किताबों में नजर आएगी, इसको फील करने का प्रयास करो पीछे वाली मैथ से। बेसिकली बीच वाली सब फील वाली चीजें थी, है ना, ये सब फील वाली चीजें थी। और हाँ सर, हालांकि फिर इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, पर ऐसे किताबों में दिखेगा, डरना नहीं। ये मैंने फील वाले डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखना है। और फिर वो आखिरी वाली चीज समझनी है
कि अच्छा एक टर्म बहुत जल्दी चेंज हो रही है, एक धीरे धीरे हो रही है, तो शॉर्ट इंटरवल टाइम में मान लिया कि एसएचएम कर रहा है इस तेज वाली फ्रीक्वेंसी के साथ और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो सोच जितनी देर में एम्पलीट्यूड एक चक्कर करेगा उतनी देर में पार्टिकल बहुत सारे कर लेगा। और हाँ सर, कुछ बात समझ आई क्या? अरे कुछ बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सो मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। इसे उतारो, ये फील वाली बात है, ये फील है। किताबों में डायग्राम देखते बच्चे डर जाते हैं, उसको समझो मैथमेटिकली डायग्राम है बट फील करो थोड़ी सी। ये मत बनाओ बीच के सब फील वाली चीजें, ये बना दो बस डायरेक्ट। हो जब दोनों एक साथ मिले तो एक कंस्ट्रक्टिव वाली कहानी खड़ी हो गई। फिर ऐसे ये मिनीमा आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच के देखो, F1 प्लस F2 वाली टर्म, नहीं F1 माइनस F2 बाई 2 वाली टर्म। अरे हाँ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 प्लस F2 बाई 2 वाली टर्म। सोचो, क्या ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही थी? मतलब ये एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ के घट रहा है, उतनी देर में पार्टिकल बहुत जल्दी 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 एसएचएम के साथ नाच रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी अपनी A1 साइकिल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज काउंटेड एज 1 बीट, वो तो अपन जानते हैं। 1 साइकिल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज काउंटेड एज 1 बीट, वो तो अपन जानते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी अपन समझ चुके हैं। अरे यस और नो? अरे हाँ सर, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी क्या अपने को बीट सुनाई देगी, बीट सुनाई देगी। अरे हाँ सर, बताओ क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, समझ तो आ रही है, फील भी आ रही है। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक। समझ आया थोड़ा थोड़ा? बहुत ज्यादा नहीं घुसना इसकी मैथ्स में, थोड़ा सा फील करना है बस, बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं घुसाना चाह रहा हूँ, तो फालतू टाइम पास होता है। बीट फ्रीक्वेंसी समझ में आनी चाहिए, ये अपने को समझ आ गई। अब सवाल, अब क्या करते हैं सवाल, हमें पता पड़ गया भाई कि पास पास बीट होनी चाहिए। सवाल करो छोटे छोटे, देखो आओ, तुम कर सकते हो इसको। The tuning fork A of frequency 500 Hz produces 5 beats per second with another tuning fork B. भाई 5 बीट देता है ये, कौन? A वाला B के साथ 5 बीट फ्रीक्वेंसी। अगर ये 500 है तो ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है या तो 505 या 495। F2 माइनस F1 होता है ना, तो 5 फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो बी वाला या तो 505 होगा या 495 होगा। अब सुनना सवाल, ये फाइलिंग इज डन ऑन द ट्यूनिंग फॉर्क। ये फाइलिंग या वैक्स लगाना, दो टर्म आपको सुनाई देगी, समझो, फाइलिंग और वैक्स। फाइलिंग का मतलब अपन ने इसकी मोटाई थोड़ी कम कर दी मोटाई, तो सोचो फाइलिंग मींस F इंक्रीजेस, और वैक्स लगा दिया, ऐसा बोला जाएगा सवालों में, मतलब F डिक्रीजेस। वैक्स लगाने वाला मोटा कर दिया तो ऐसे ऐसे हिलने की क्षमता कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और अगर छील दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये मतलब है। अब फाइलिंग, इफ फाइलिंग इज डन ऑन द बी, इसकी फाइलिंग कर दी। अब फाइलिंग करने से ऐसा नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी जो है साहब कि 500 की 1000 हो जाएगी, इतना नहीं होता, थोड़ा चेंज आता है, स्लाइट चेंज। फाइलिंग मींस F इंक्रीजेस स्लाइट, 2-4 मैक्सिमम, ज्यादा नहीं है ना, इसमें भी स्लाइट, ऐसा ही कंसीडर करते हैं। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी समझो। अब समझो, अब बोला कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 8, यानी कि ये 500 था, ये 505 था। अगर हमने सोचो 495 में फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो 490 बढ़ती तो 496, 497, 498 होती। तो अगर ये बढ़ती तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती। फाइलिंग करने पर बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो गई और बढ़ गई। मतलब आप बताओ 505 आंसर होना चाहिए 495? 505 या 495? बोलो बोलो, क्या होना चाहिए?
505 ही 495 सर 505, यानी कि आंसर हुआ 5। ये फाइलिंग करके बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब आंसर 505 होना चाहिए। तभी तो 505 से थोड़ी बड़ी होगी तो 508 हो गई होगी। अरे हाँ, 495 में 2-3 बढ़ती तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती। अरे हाँ सर, इसलिए आंसर कौन सा हुआ लॉजिकली? 505। 505। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ओके, तो आंसर कितना आया? 505 हर्ट्ज। क्या इस तरीके के सवाल समझ आए? क्या कर पाओगे? फाइलिंग और वैक्स वाला एक और करा दूंगा, परेशान मत हो। क्या फाइलिंग और वैक्स वाली कहानी समझ आई? अरे आई क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आई, बढ़िया तो लगा। ठीक है, चलो अगला तुम करोगे। A tuning fork A of frequency 500 produces 8 beats per second. The tuning fork of B, if waxing is done on the tuning fork A पार्ट करा, the beat frequency becomes 2. अब तुम कर सकते हो वाला सवाल, करो इसको, समय दे रहा हूं। ये वाला सवाल तुम कर सकते हो, शर्माओ मत, करो फटाफट, कर सकते हो। अरे हाँ भाई कर सकते हो। अरे आंसर नहीं बता रहा, सॉरी, करो। अरे हाँ, अरे हाँ भाई कर सकते हो। एक ही फ्रीक्वेंसी है, जैसे लिख लेते हैं ना अपन, तो बार बार ट्यूनिंग फॉर्क बनाएंगे। एक ही 500, तो बी की क्या हो सकती है? बी की हो सकती है 508, तो 492 नहीं, इसकी 500 है। हाँ, ए की 500 प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड विद द ट्यूनिंग फॉर्क बी, तो बी हो सकता है तो 508 या 492। इफ वैक्सिंग इज डन ऑन द ट्यूनिंग फॉर्क ए, द बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स, इस पर वैक्सिंग करी, ठीक है, अगर इस पर वैक्सिंग करी तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटी, पर ज्यादा नहीं घटी। अब बीट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो अब समझो इसकी अगर घटाएंगे तो ये 500 से कम हो, तो अगर 508 होता तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यानी कि आंसर 492 नहीं, ये तो बी का हुआ। अपने को किसकी पूछी? बी की, 492। अरे बोलो समझ आया क्या? क्योंकि एक की अगर वैक्सिंग करी तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी घटी, उसकी फ्रीक्वेंसी घटी, तो 500 से अगर घटाओगे तो 508 अगर होती तो बढ़ जाती बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 492। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, क्या तुम सोच पाए थे? ऐसे वैक्सिंग और फाइलिंग वाले सवाल बहुत सारे आते हैं, एक एक मैंने करा दिया, टाइम पास होते हैं बच्चों से, हो भी जाते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पक्का? ओके, चलो मैं एक सवाल मिला दिया, किसके साथ? देखो भाई, मैंने एक सवाल मिला दिया अपने स्ट्रिंग वाले और इसके साथ। इन द गिवन फिगर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द टेंशन। अब पुरानी बातें याद करना। फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इट प्रोड्यूसेस द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 500। इसकी बीट फ्रीक्वेंसी निकालो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में। याद करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। बोलो क्लियर? और इसमें 500 में क्या बीट फ्रीक्वेंसी है बताओ? अरे कुछ नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी पता है 500, उसकी निकाल लो, माइनस कर लो, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसमें कौन सी खास बात है? मिला दिया, डरो मत सवाल को देखकर। और सर तो स्ट्रिंग भी आ गई, ट्यूनिंग फॉर्क भी आ गया, और सर तो वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव मिल गया। अरे मिल क्या गया उसमें? करना क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालो और माइनस करके देख लो। ओ हो, हाँ बस इतना ही करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देख 1/12 एल कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 0.1। अंडर रूट टी कितना? टी 100। म्यू कितना? 10 ग्राम पर मीटर, यानी कि 0.01 10⁻⁻2 हो गया ना। हाँ,
तो ये 10⁻², तो ये हो गया 10,000, तो ऊपर आया 100/2 × 0.1 यानी कि 1000/2 यानी कि 500। अरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आई 500, ये भी है 500, तो 500 - 500 कितना हुआ? 0। मतलब इनमें कोई बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है। कुछ आ भी जाता, कोई 505 आ जाता, कोई 504 आ जाता, तो बीट निकालना बड़ी बात नहीं है। हमें बेसिकली F2 - F1 करना आना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ। तो आंसर कितना? 0। आंसर कितना? 0। क्या बीट कुछ समझ आई? डीपीपी और वर्कशीट से आपको और अच्छे से समझ आई। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ तो भाई अब पढ़नी है नई चीज। क्या नई चीज सर? उसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं क्या? बीट्स। अब हमें पढ़नी है नई चीज। नई चीज क्या है? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ये क्या होता है? तूने महसूस करा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम सड़क पे खड़े हो, रोड क्रॉस करने के लिए, या कुछ भी खड़े हो, किसी सुंदर कन्या को देख रहे हो। मान लो सुंदर कन्या आ रही है हॉर्न बजाती हुई स्कूटी पे, तो तुम्हारा ध्यान तो सुंदर कन्या पे, तो हॉर्न पे थोड़ी होता है। अगर तुमने कभी हॉर्न पे ध्यान दिया हो, या कोई कार जा रही हो हॉर्न बजाती हुई, ध्यान समझो, और तुम यहाँ खड़े हो, ध्यान समझना, कि ट्रेन जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, ट्रेन की क्रॉसिंग पे खड़े हो तो भी, तो अगर ट्रेन की क्रॉसिंग पे खड़े हो या ऐसे ही खड़े हो और ऐसे कार निकले या स्कूटर निकले या स्कूटी निकले या ट्रेन निकले और हॉर्न बजाती हुई निकले, तो सोच हॉर्न वो जब बजाती है तो सोच जब वो आपके पास आ रही होती है तो आवाज अलग टाइप की सुनाई देती है, जब वो दूर चली जाती है तो वो अलग टाइप की आवाज सुनाई देती है। अरे हाँ सर, ऐसा होता तो है। अरे होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? अगर तुम ध्यान देखो तो जब तुम्हारे पास आ रही होती तो आवाज अलग टाइप की, फिर जब उधर चली जाती तो आवाज अलग टाइप की। क्या हॉर्न बदल गया क्या? नहीं, हॉर्न तो वही था, गाड़ी भी वही थी, तो आवाज एक आनी चाहिए थी पर अलग अलग आती है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। यानी कि हमें अलग टाइप की आवाज सुनाई देती है अगर जो हॉर्न बजा रहा हो वो हमारे पास आ रहा हो या हमारे दूर जा रहा हो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, एक लगातार कोई हॉर्न बज रहा हो रुका हुआ और आप उसकी तरफ दौड़ते हुए जाओ और आप रुके रहो, आवाज सुनो, फिर दौड़ते हुए जाओ, तो आपको आवाज थोड़ी अलग सुनाई देगी। आपको आवाज थोड़ी अलग सुनाई देगी। ओ हो, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स छोड़ता है, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ हो तो उसको भी क्या वो फ्रीक्वेंसी एफ सुनाई देती है? हाँ। मान लो कि ये सोर्स है, मान लो कि ये सोर्स है, ओके सर, और ये ऑब्जर्वर है। जो सोर्स हॉर्न बजा रहा है या कोई भी आवाज निकाल रहा है, वो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से छोड़ेगा, क्या वही फ्रीक्वेंसी एफ इस ऑब्जर्वर को भी नजर आएगी? हाँ सर। मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? अगर ये 10 वेव 1 सेकंड में छोड़ रहा है तो क्या ऑब्जर्वर को भी 10 वेव 1 सेकंड में मिल रही है? हाँ सर। तो उसको आवाज वैसी सुनाई देगी। और लॉजिकली सोच, अगर सोर्स दौड़ने लग जाए पास, उसकी तरफ दौड़ने लग जाए, तो क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी पहुंचाएगा? अरे हाँ। क्या दूर दौड़ने लग जाए तो क्या अलग पहुंचाएगा? अरे हाँ। सोचो ऑब्जर्वर पास दौड़ने लग जाए तो क्या हो सकता है 10 की बजाय क्या उसे वेव 11 मिल जाए? अरे हाँ। तो क्या फ्रीक्वेंसी अलग मिलने लगेगी? अरे हाँ। और जो हमें आवाज सुनाई देती है क्या वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है? अरे हाँ सर। यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू द ऑब्जर्वर बिकॉज ऑफ सोर्स will be different if there is motion of observer or source। यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर अगर मूव करें आगे पीछे या दौड़े इधर उधर, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो डिफरेंट हो सकती है, जो किसने छोड़ी थी? छोड़ी थी सोर्स ने। ओके सर। इस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से हमें आवाज अलग सुनाई देती है और इस फिनोमेना को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ओके सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। ठीक है सर, ठीक भाई, ये बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें? अब चलो आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लो। Due to the motion of the source and the observer, frequency of sound heard by the observer is different than the frequency of sound sent by the source। क्या है? वही डेफिनेशन है जो मैंने समझाई।
अरे हाँ सर, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी लीड्स टू द चेंज इन साउंड एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। तो उसे फील भी करिए और डेफिनेशन को लिखिए भी सही, तो आपको मेरी बात समझ आएगी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। ओके सर। ये बात तो समझ आ गई सर, ये बात तो समझ आ गई। डॉपलर इफेक्ट लास्ट सेक्शन है किसका? साउंड वेव का। ओके सर, ठीक सर, ये थोड़ी थोड़ी बात समझाइए। हाँ, आवाज बदल जाती है अगर सोर्स से ऑब्जर्वर दौड़े तो। क्यों बदल जाती है? क्योंकि भाई जो नंबर ऑफ वेव्स मिलती है ऑब्जर्वर को वो अलग हो सकती है। भाई अगर मैं सोर्स हूं और वहां ऑब्जर्वर है और वो रुका हुआ है, मैं भी रुका हूं, तो मैंने 10 वेव छोड़ी, उसने भी 10 पकड़ी, तो जो जैसी साउंड छोड़ी वैसी पकड़ ली। पर सोचो अगर वो मेरी तरफ दौड़ने लग जाए तो क्या ज्यादा वेव पकड़ेगा? तो साउंड अलग नजर आएगी। सोचो मैं उसकी तरफ दौड़ने लग जाऊं तो क्या मैं जल्दी जल्दी वेव भेज दूंगा उसके पास? अरे हाँ सर, तो भी उसे ज्यादा पकड़ में आएगी। अरे यस और नो, तो आवाज बदल जाएगी। इसका उल्टा, अगर हम दूर जाएं तब भी ऐसा हो सकता है, यानी कि ऑब्जर्वर दूर जाए पास जाए तो अलग कहानी, सोर्स दूर जाए पास जाए तो फिर अलग कहानी। सोचो दोनों चलने लग जाए तो भी अलग कहानी। तो सोचो जब हम दौड़ने लग जाए यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर, तो क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी? उन फॉर्मुलेस को हम कैलकुलेट करेंगे, उन फॉर्मुलेस को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, बात समझ आई सर? वाह वाह सर। ओके चलो आ जाओ। अब देखो, सोर्स इज स्टेशनरी एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग। पहली बात, अपन सोचते हैं कि सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर हमने कान बना लिया, सोर्स हमने स्पीकर बना लिया। ठीक भाई, बात क्लियर है एकदम सर। डॉपलर इफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये सोर्स ने वेव छोड़ी, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो भाई उसके पास वेव पहुंची। ध्यान समझना, दिखाना क्या चाह रहा हूं, समझ। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, तो समझना, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो देखो वेव चली, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, एक टाइम पीरियड। ओके ऐसे समझो आप, ये पहली वेव और फिर ये दूसरी वेव। ओके तो क्या अपन वेवलेंथ लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू वीटी। ये पहली वेव मान लो, ये दूसरी वेव मान लो। तो भैया क्या ये दोनों वेव के पहुंचने के बीच में दूरी लेमडा इक्वल टू वीटी है? हाँ, वी क्या है? किसके दौड़ने की रफ्तार? सर वेव के, यानी कि एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार। टी क्या है सर? टाइम पीरियड। और लेमडा होता है वीटी। हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लैरिटी है, बिल्कुल आपकी बात समझ मुझे आई। ओके अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो भाई। देखो भाई, अब देखो, अब मान लो कि अपना सोर्स स्टेशनरी है पर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, ऐसे। ये देखो, दो डायग्राम समझा रहा हूं। ये ओ हो। तो सोचो हुआ क्या, समझना पहले। जो ये वाली वेव थी, अगर ये नॉर्मली चलती तो क्या टी टाइम बाद कान पे पहुंचती? हाँ सर। पर सोचो कान भी आगे आ गया। मान लो कान की दौड़ने की रफ्तार है वी नॉट। कितनी है? वी नॉट। सोचो अगर ये वेव लॉजिकली समझो, अगर ये वेव चलती रहती तो टी टाइम पर, यानी कि 1/f टाइम पर इस वाले कान पर पहुंच जाती। ओके, पर कान भी चल गया वी नॉट, तो मान लो कि बीच में टी डैश पर मिल गए। ओ हो, यानी कि वेव के मिलने का समय जो पहले टी था अब वो टी डैश हो गया। देखो पहली वेव इसको यहां मिली थी, ये मिली। हाँ, दूसरी वेव जो है, अगर ये यहीं रुका रहता, सोचो ये पहली वेव यहां पे मिली थी इसको, ठीक, ऑब्जर्वर को, जब ये यहां पर था, ठीक। अब सोचो दूसरी वेव अगर ये रुका रहता तो क्या टी टाइम बाद मिलती? टी इज 1/f0। f0 इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अरे हाँ सर, एफ नॉट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो जो टाइम पीरियड था टी ओरिजिनल, वो क्या 1/f0 था, ठीक। यानी कि अगर ये रुका रहता तो टी टाइम पे मिलती। पर सोचो, क्या ये कान यानी कि ऑब्जर्वर खुद इधर वी नॉट से चलने लगा? अच्छा वेव तो वी से आ रही है जो इसके पीछे थी। पीछे कितना थी भाई, ये कितना पीछे थी? ये पीछे थी इतना, अगर ध्यान समझो तो ये वी टी पीछे थी। अरे हाँ, वो टी ये 1/f0 था। पर अब हुआ क्या,
पर अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया कान भी आगे आ गया। कितनी रफ्तार से? सर वी नॉट से। तो कान ने अच्छा ठीक है, ठीक है, मान लो कि अब कान और वेव क्या जल्दी मिल गई? हाँ सर, बिल्कुल जल्दी मिल गई, 110% जल्दी मिल गई। मान लो टी डैश टाइम पे मिल गई। ओके, यानी कि क्या ये जो टी डैश टाइम पे मिली, यानी कि वेव आ गई यहां पर इस जगह पर और कान आ गया यहां से यहां, या कान ने दूरी चली वी नॉट टी डैश और वेव ने दूरी चली वी टी डैश, यानी कि क्या वी टी डैश प्लस वी नॉट टी डैश, क्या टी डैश नया टाइम पीरियड है पहली वेव और दूसरी वेव मिलने के बीच में? टी इक्वल टू 0 पर अपन यहां थे, तो अगर हम बैठे रहते तो हमें टी टाइम बाद दूसरी वेव मिलती। अरे हाँ सर, पर सोच, क्या हमें अब क्योंकि हम खुद भी दौड़ने लगे, क्या हमें दूसरी वेव टी डैश टाइम बाद ही मिल गई? हाँ, तो वी क्या है? वेव वेलोसिटी। टी डैश क्या है? नया टाइम पीरियड ऑफ दो वेव मिलने का। अरे हाँ सर, वी नॉट क्या है? ऑब्जर्वर के सोर्स की तरफ दौड़ने की रफ्तार। अरे हाँ सर, इनटू टी डैश, क्या ये बराबर होना चाहिए वीटी के? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोचो, क्या टी डैश इज बेसिकली 1/f डैश। एफ डैश इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या नया टाइम पीरियड टी डैश है, तो क्या उसका उलट नई फ्रीक्वेंसी जो कान को सुनाई देगी वो है? अरे हाँ सर, जो कान को सुनाई देगी वो है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, टी डैश इक्वल टू 1/f डैश, दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक भाई, तो ऐसा करें, क्यों ना इसको v/f डैश लिख लें, इसको v0/f डैश लिख लें, इसको क्यों ना v/f0 लिख लें। अरे हाँ, तो सोचो, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को इधर ले गए तो फॉर्मूला आया f0 v प्लस v0 अपॉन v, एफ डैश इक्वल टू v प्लस v0 अपॉन v इंटू f0। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे गारंटीड। ओके, तो एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ नॉट। और नया फॉर्मूला आ गया। कब? जब सोर्स किधर की तरफ दौड़े, सॉरी ऑब्जर्वर किसकी तरफ दौड़े? सोर्स की तरफ, और सोर्स स्टेशनरी हो तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो ये होगी, एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी नॉट। वी क्या है? वेव के दौड़ने की रफ्तार, यानी कि साउंड के दौड़ने की रफ्तार। ओके, वी नॉट क्या है? ऑब्जर्वर के दौड़ने की रफ्तार। किधर की तरफ? किधर की तरफ? सर सोर्स की तरफ। और एफ नॉट क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ सोर्स। ओके, एंड दिस इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, समझ तो आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर। तो इसको एक और तरीके से सोच सकता है मित्र को, अगर आसानी से सोचूं तो। सेकंड सोचने का तरीका, जैसे तेरे को अच्छा लगे, कोई समस्या नहीं। सोच, सेकंड सोचने का तरीका कैसे सोच, क्या इनिशियली एफ नॉट इक्वल टू वी बाई लेमडा था? अरे हाँ सर, सोचो जो सोर्स है वो तो यही है ना, सोर्स तो अपनी वेवलेंथ थोड़ी चेंज कर रहा है, सोर्स तो ऐसे कैसे लेमडा है ना। अरे हाँ सर, हाँ सर, बात आपकी सही है बिल्कुल। तो सोर्स ही तो वेवलेंथ को बनाता है। याद करो वेवलेंथ क्या थी? वेवलेंथ थी कि सोर्स ने एक वेव छोड़ी फिर दूसरी छोड़ी, सोर्स से लेकर उस जो पहली वेव छोड़ी गई थी उसके बीच की दूरी, ऑब्जर्वर से लेना देना नहीं था। ऑब्जर्वर में तो फ्रीक्वेंसी का बदलाव आएगा, वेवलेंथ में थोड़ी बदलाव आया। अरे हाँ सर, अब सोचो, अगर तुम ऑब्जर्वर के लिए सोचो एफ डैश, तो ऑब्जर्वर के लिए जो साउंड आ रही है उसकी रफ्तार v है। अगर सोर्स पर बैठ के देखो, सॉरी ऑब्जर्वर पर बैठ के देखो, साउंड साउंड जो आ रही है उसकी रफ्तार क्या है? v की v प्लस वी नॉट। बोलो, अगर ऑब्जर्वर पर बैठ के देखो,
ऑब्जर्वर दौड़ रहा है इधर वी नॉट से, सोचो उसमें सोच के बैठ के देखो, सोच के देखो क्या उसके लिए जो अपनी कौन आ रही है साउंड, वो क्या वी से आ रही है कि वी प्लस वी नॉट से? अरे क्यों हम भी तो वी नॉट से जा रहे हैं। अरे हाँ, तो वी प्लस वी नॉट, और वेवलेंथ तो सोर्स पर डिपेंडेंट बात थी कि भाई सोर्स से लेकर उसने जो पहली वेव छोड़ी उसके बीच कितनी दूरी थी, वो तो चेंज नहीं हुई, तो लैम्डा एज इट इज। अरे हाँ सर, तो क्यों ना 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो एफ डैश की वैल्यू आई v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ नॉट। क्या फिर से वही फॉर्मूला आया? क्या मैंने दो तरीके से सोच के बताया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, यानी कि अगर ऑब्जर्वर दौड़े सोर्स की तरह तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होने चाहिए, v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ नॉट। और लॉजिकल है कि अगर अपन पास जाएंगे दौड़ते हुए तो क्या ज्यादा वेव मिलेंगी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। लॉजिक भी लगाइए क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, आपको उनको मिक्स कर कर याद होने चाहिए। पास गए तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो भैया v प्लस वी नॉट बाई वी 1 से बढ़ा, मतलब सही जा रहे हैं। बोलो यस और नो? ओके, क्या दोनों तरीके से बात समझ आई? दूसरे वाले केस में मैंने समझाया कि वेवलेंथ में बदलाव नहीं आया, बदलाव सोर्स के लिए, सॉरी ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ वेव में आया, क्योंकि अगर मैं उस पर बैठ जाऊं तो साउंड के आने की रफ्तार v प्लस वी नॉट हो जाएगी, v प्लस वी नॉट हो जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, समझ आ गया। बोलो क्लियर? उतार लो फटाफट, उतार लो। अब तुम खुद बताओगे अगला फॉर्मूला, मैं कुछ नहीं समझाने वाला हूं उसमें, और डायरेक्ट लिखेंगे। अगर सोर्स दूर भागे तो, सोर्स नहीं सॉरी ऑब्जर्वर दूर भागे तो, वी नॉट मतलब वी ऑब्जर्वर है ना, वी नॉट का मतलब ओ का मतलब ऑब्जर्वर, ठीक। ऑब्जर्वर दूर भागे तो बोलो फॉर्मूला में क्या अंतर आ जाएगा? खुद सोच के बोलो, खुद सोच के बोलो। अगर ऑब्जर्वर दूर भागे तो फॉर्मूलों में क्या अंतर आ जाएगा? अरे तुम बोलोगे, अरे शर्माना मत, क्या ये वी नॉट टी डैश इधर की बजाय उधर हो जाएगा? अरे हाँ सर, नहीं आया तो वी टी डैश इक्वल टू क्या वी टी माइनस वी नॉट टी डैश हो जाएगा। क्या यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा? तो v प्लस, सोच के देखो, अगर आप दूर भागने लग जाओ तो पहले अगर आपको 10 वेव मिल रही थी, आप दूर भागे तो हो सकता है 10 की जगह 8 ही मिले 1 सेकंड में। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? अरे हाँ सर, तो सोचो अगर ऑब्जर्वर दूर भागने लग जाए तो v प्लस वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो भाई फिर से वही कहानी, लो भाई दूर भाग गया, उसमें क्या है, लो भाई ओ हो ऐसे मिले। तो सोचो क्या यहां से लेकर ये दूरी हुई v डैश, ये दूरी कितनी थी? ये थी vt, ये हो गई vt डैश, ये हो गई v नॉट टी। और हाँ सर, वी नॉट टी डैश। ओके, तो फिर से वही कहानी, क्या अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वी टी डैश इक्वल टू वी टी प्लस वी नॉट टी डैश, बिल्कुल सही। वी टी डैश माइनस वी नॉट टी डैश इक्वल टू वी टी, यानी कि v बाई एफ डैश माइनस वी नॉट बाई एफ डैश इक्वल टू v बाई एफ नॉट, यानी कि एफ डैश की वैल्यू v माइनस वी नॉट बाई v इंटू एफ नॉट। अरे तुम तो डायरेक्ट याद रखना, दूर जाए तो माइनस, सेकंड तरीका फील वाला, फिर से वो ही, सोर्स की वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं आया, तो इनिशियल फॉर्मूला था एफ नॉट इक्वल टू वी बाई लेमडा, एफ डैश इक्वल टू। अब ऑब्जर्वर पर अगर बैठ जाओगे तो ऑब्जर्वर खुद वी नॉट से भाग रहा है, तो उसको साउंड की रफ्तार क्या v माइनस वी नॉट नजर आएगी बाय लेमडा। फिर से 2 को 1 से डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे क्या एफ डैश की वैल्यू आएगी v माइनस वी नॉट बाई वी इंटू एफ नॉट। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा,
अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, एक बात याद रखो, ऑब्जर्वर वाली टर्म ऊपर आती है। पास आओ तो प्लस, दूर जाओ तो माइनस। अरे हाँ ना तो बोलो भैया, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, तो दूर पास वाले दोनों फॉर्मूले आ गए। अब मैं ऐसे सवाल बना दूं तेरे लिए, टाइम पास। देखो भाई, एक हॉर्न है ऐसे ही, वो जो एफ नॉट उसकी फ्रीक्वेंसी वो 400 हर्ट्ज है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर 330 मीटर पर सेकंड है। एक ऑब्जर्वर है जो इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है। फाइंड एफ डैश। क्या तुम सवाल कर सकते हो? फॉर्मूला पास ले जाओ तो भी कर सकते हो, दूर ले जाओ तो भी कर सकते हो। सवाल बनाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो फाइंड एफ डैश कितना, वही वी कितना भाई 330, दूर जा रहा है तो माइनस बाई 330 इंटू 400। लो भाई आंसर आ गया 330 माइनस 30, 300 बटे 330 इंटू 400। अब जो भी आंसर आया आ जाएगा उसमें क्या है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, 10 बटे 11 इंटू 400, 10 बटे 11 इंटू 400, जो भी लगभग लगभग आए लिख दो उसको, 4000 बटे 11। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। ओके, ये मर गया ना 30 से 33, तो कितना बच गया 10 बटे 11, तो ये हो गया 4000 बटे 11। हाँ हर्ट्ज, ये नया आंसर आ गया। लो भाई, ऐसे सवाल निकालना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए ढंग से, पता होना चाहिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा। सवाल बनाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। ओके सर। ओ हो। इसीलिए सोचो कि अगर ऑब्जर्व करना, मान लो ऐसे हॉर्न बज रहा है कहीं पे, मान लो ऐसे कहीं पे हॉर्न बज रहा है और आप ना ऐसे दौड़ते हो आओ इधर से, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे ना, सोच जब इसकी तरफ दौड़ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, जब दूर चले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। तुम ध्यान देना, अगर कभी कोई हॉर्न बज रहा हो तुम दौड़ते दौड़ते जाओ और उसके पास से गुजर जाओ, तो जब उसके पास दौड़ रहे होंगे तो अलग टाइप की आवाज आएगी, जब दूर जाओगे तो अलग टाइप की आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी तुम्हारे लिए बदल जाएगी। इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप रुके हुए हो और सोर्स दौड़े तो सोर्स वाली कहानी अब करेंगे। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका। तो अगर ऑब्जर्वर पास आए या ऑब्जर्वर दूर जाए, ऑब्जर्वर पास आए या ऑब्जर्वर दूर जाए, क्या हमें कहानी समझ आती है? हाँ सर, बिल्कुल, और फॉर्मूला भी समझ आता है। चलो भाई, क्लियर है सर, ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर है। ओके आ जाओ, ये तो हो गया, सब कर लिया हमने, हो गया ये, आ गया आंसर। अब सोचो, ऑब्जर्वर बिल्कुल सीधा पास और दूर नहीं जाए, एंगल पर जाए, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, इससे कोई लेना देना नो यूज। अगर ऑब्जर्वर टेढ़ा जा रहा है तो उसके दो कंपोनेंट करो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखो इस वाले केस में क्या वी नॉट कॉस थीटा पास नजर आ रहा है, पास जाता हुआ, तो बेसिकली फॉर्मूला एफ डैश डायरेक्ट बोलो, क्या लिखेंगे, v प्लस वी नॉट कॉस थीटा अपॉन v इंटू एफ नॉट। क्या कहानी समझ आई है या ज्यादा पै करूं? नहीं सर, हमें वेलोसिटी के उस वाले कंपोनेंट से मतलब है जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। ओ हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ, बात बिल्कुल सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। ओके, बोलो क्लियर है क्या? कॉमन सेंस है बिल्कुल एकदम। भैया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाले काम आते हैं, अरे वही तो पास दूर ले जा रहा है, परपेंडिकुलर से क्या लेन देना? अरे यस और नो? हाँ सर, बोलो क्लियर। ओके, बात समझ आ गई सर, बोलो क्लियर। उतार लिया? अब देखो एक साथ उतार लो इनको, ये देखो, ओ हो, दूर जाओ पास जाओ, ओ हो। बोलो क्लियर है क्या? बल्कि मैं तो आपसे कहता हूं, ये देखो ऐसे रटो इसको, एफ डैश इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v एफ नॉट, वेयर
V naught is component of observer velocity along the line joining source and observer, plus minus can be taken by common sense. सर कॉमन सेंस, हाँ, अगर पास जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्लस, और दूर जाओ तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो माइनस, कॉमन सेंस। तो तीनों फॉर्मुलों की बजाय क्या अपन इस चीज को दिमाग में सेट कर लें तो क्या ज्यादा काम की बात याद रहेगी। प्लस माइनस, पहली बात ऊपर है ना, ऑब्जर्वर आता है, v प्लस माइनस ऑब्जर्वर आएगा। कौन सी रफ्तार आएगी? जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वैसे तुम्हारे लिए डायरेक्ट ही आता है बट फिर भी कभी आ जाए तो। और एफ नॉट तो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और v अपनी वेव साउंड की रफ्तार है। अरे हाँ सर, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे रट लो भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, मुझे इससे मतलब है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी सही लग रही है, तो ठीक है भाई। अब देखो, क्या हमें ऑब्जर्वर दौड़े बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। अरे पर जब सोर्स दौड़ेगा तब भी तो लफड़ा होगा, तब भी तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो वो वाले फॉर्मूले भी हमें आने चाहिए, वाले फॉर्मूले भी हमें आने चाहिए। अब सोर्स को दौड़ाते, आ जाओ। ओ हो। अब सोचो, जब सोर्स दौड़ेगा, समझना, ये सोर्स दौड़ रहा है, ये दौड़ा, ओ सोर्स दौड़ा। अब सोचो, अगर सोर्स भी दौड़ लिया, देखना अच्छे से, ध्यान देखना, सोर्स भी दौड़ लिया, ये दौड़ा सोर्स, ये, ओके, अब समझो अच्छे से। एक्चुअली क्या आपको बात समझनी, मान लो पहले दूरी x थी, कितनी थी? x। अगर तू बहुत लॉजिकली सोच, जो पहली वेव छोड़ी वो यहां से छोड़ी t इक्वल टू 0 पर, उसको x दूरी चलनी थी। हाँ बिल्कुल सही। अब जो दूसरी वेव छोड़ी, कौन सी वेव? दूसरी वेव, उसको लॉजिकली सोच तो वो, ये vs क्या है? सोर्स की रफ्तार, vs मतलब सोर्स की रफ्तार। जब दूसरी वेव अपन ने छोड़ी, जब दूसरी वेव अपन ने छोड़ी तो सोच के देखो कि अपन खुद vst चल चुके थे, मतलब सोर्स खुद। अब जो दूसरी वेव को दूरी चलनी है सोर्स तक पहुंचने के लिए, वो कितनी चली? x माइनस vst। बात आप सही कह रहे हैं, इसको थोड़ा और अलग तरीके से मैं तेरे को समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो ये वेव छोड़ी पहली, तो जब पहली वेव यहां पहुंची, सोचो यहां पहुंची, तो ये दूरी कितनी थी? ये दूरी थी vt, t इज 1/f0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। पर जितनी देर में पहली वेव यहां पहुंची, लॉजिकली सोचो तो अपना सोर्स खुद आगे चल गया, ये सोर्स यहां से यहां आ गया, ये सोर्स यहां से यहां आ गया। अरे हाँ, बोलो सोर्स कितना बच गया? सोर्स कितना चल गया? vst। अरे कितना चल गया? vst। अरे हाँ सर, सोर्स चल गया vst। हाँ, यानी कि अब अगर आप सोर्स के लिए सोचो तो ये दूरी, जो लेम्डा क्या था, पहली वेव जहां पहुंची उस समय सोर्स और उसके बीच की दूरी, तो आपको नहीं लगता ये लेम्डा इफेक्टिव है? अरे हाँ सर, अच्छा ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर के लिए सोचो तो जो लेम्डा इफेक्टिव उसको नजर आया वो घट गया। वही देख, यहां पे x माइनस vst भी समझा रहा है, तेरे को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो तो यहां से समझ जो मैं कह रहा हूं। अरे हाँ, तो सोचो अगर सोर्स स्टेशनरी था तो फॉर्मूला था v नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड v अपॉन लेम्डा। अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए क्या ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, तो क्या
उसको साउंड की रफ्तार तो v ही नजर आएगी, पर लेमडा, क्या लेमडा इफेक्टिव नजर आएगा? क्योंकि लेमडा बदल गया। अरे हाँ सर, बात कुछ कुछ समझ आई। अरे आई कि नहीं आई? और यहां से भी तेरे को समझ में आ जाएगी कि अब जल्दी जल्दी वेवलेंथ वो सोर्स खुद ही पास जाता जा रहा है, तो पहली छोड़ी, दूसरी जितने पीछे रहने थी उससे आगे पे पहुंच गई। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अब सोचो, क्या ये 1, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, क्या एफ डैश बाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू, वी ने वी को मार दिया, हाँ, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो लेमडा बाई लेमडा इफेक्टिव। अरे हाँ सर, अब देखो एफ डैश क्या लिखा गया, इधर लिखता हूं, एफ डैश क्या लिखा गया, यहां लिखता हूं, देखो भाई, एफ डैश लिखा गया लेमडा, लेमडा क्या है? लेमडा होता है वी टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अच्छा, लेमडा इफेक्टिव क्या है? देख, लेमडा इफेक्टिव है वी टी माइनस वी एस टी। और हाँ सर, तो वी टी माइनस वी एस टी, और हाँ सर, इंटू एफ नॉट। टी ने टी को मार दिया, क्या बचा? वी माइनस वी बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। अरे हाँ सर, v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। और यस सर, लॉजिकली भी सोच कि अगर सोर्स दौड़ेगा ऑब्जर्वर की तरफ, तो क्या ऑब्जर्वर को जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी मिलेगी नॉर्मल सिचुएशन से? मिलेगी। लॉजिकली सोच, पहले अगर सोर्स रुका हुआ था और ऑब्जर्वर भी रुका हुआ था, क्या 10 मिल रही थी, अगर सोर्स इसी तरह दौड़ने लग गया तो क्या ज्यादा मिलने लगेगी? हाँ, क्या आंसर ज्यादा आ रहा है एफ नॉट से? और हाँ, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। दिमाग में सोच, नीचे वीएस वाली टर्म्स आती हैं, ऊपर ऑब्जर्वर वाली टर्म्स आती हैं, और नीचे सोच, कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सॉरी सोर्स पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर टर्म नीचे आ रही है तो माइनस होगा, तभी तो 1 से पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए सोर्स वाली टर्म नीचे और नीचे आ गया माइनस। अब तो खुद बताएगा, अगर सोर्स दूर जाए तो लेमडा इफेक्टिव क्या वी टी प्लस वी एस टी हो जाएगा? तो खुद बताएगा। ऑब्जर्वर दूर जाने वाली कहानी, सॉरी सोर्स दूर जाने वाली कहानी मैं नहीं बताऊंगा उसको। क्या ये कहानी समझ आई है? इस कहानी में लेमडा इफेक्टिव बदल गया है, पर वी नहीं बदला है। इससे पिछले वाली कहानी में वी बदल गया था, लेमडा नहीं बदला था। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बाकी प्रूफ तो मैं फील के लिए बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए तो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजा आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच ले, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, उतार लो इसको, उतार लो इसको। और सोर्स अगर दूर जा रहा हो तो खुद लिखोगे, मैं नहीं बता रहा उसको। क्या आएगा फॉर्मूला सोर्स दूर जाए तो? नीचे क्या आ जाएगा? v माइनस वी एस की v प्लस वी एस। अब कॉमन सेंस वाली बातें चलेगी, बोलो, v माइनस वी एस की v प्लस वी एस, सर v प्लस वी एस। ओके सर, बात समझ आई सर, मौज भी आई सर। चलो भाई, चलो भाई, उतार लिया? अरे उतार लिया? अरे सोच लो। हाँ सर, तो चलो, ये आ गया v माइनस वी एस, बहुत है। अब देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो तुम फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्ट खुद, मैं नहीं बता रहा। चाहो तो ऐसे बना लो, लेमडा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अब देखो, ऐसे छोड़ा था ना, ऐसे यहाँ पहुंचे, तो ये तो हो गया वी टी, और सोर्स पहुंच गया यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया वी एस टी। तो क्या दोनों मिलकर हो गया लेमडा इफेक्टिव? तो क्या नीचे प्लस आ जाएगा? डायरेक्ट लिख लो अब कॉमन सेंस से। लॉजिकली अगर सोर्स दूर गया तो क्या ऑब्जर्वर को कम वेव मिलेंगी, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या कम हो जाएगी, तो नीचे प्लस आना चाहिए, और आ भी गया है। अब तू खुद बताएगा, अगर सोर्स को एंगल पर भी ले जाओ तो क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लोगे? इसे उतार लो फटाफट, टाइम पास मत करो, फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो। समझ आ गया होगा अब, चौथी 5वीं बार 6ठी बार वो करा रहा हूं उस काम को, बोलो भाई।
अरे बोलो भाई। हाँ सर, समझ सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लो भाई, तो फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा, वी एस कॉस थीटा। अरे हाँ, क्या प्लस है? अगर प्लस वाला तो देख फॉर्मूला खुद लिखेगा तो क्या आएगा, एफ डैश आएगा। सर नीचे आता है, पास आ रहे हैं तो नीचे माइनस आएगा, तो वी एस कॉस थीटा इंटू एफ नॉट। क्या खुद सोच पाए था? क्या वी एस बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है? हाँ सर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लो भाई, v बाई वी माइनस वी एस कॉस थीटा एफ नॉट। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, मजा आया सर, आगे बढ़ जाओ सर। ठीक, कोई तीनों फॉर्मूले दोबारा आ गए, लिख लो इनको चाहो तो, बाकी याद ऐसे रख लो चाहो तो। एफ डैश इज v बाई वी माइनस प्लस वी एस एफ नॉट, कंपोनेंट ऑफ वी एस अलोंग लाइन जॉइनिंग। समझ में आ रहा है अब क्या कर रहा हूं? लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर बाई कॉमन सेंस। सोचो, अगर सोर्स पास आ रहा है, अगर सोर्स पास आ रहा है तो भाई नीचे माइनस आएगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अरे हाँ सर, और अगर दूर जा रहा है तो नीचे प्लस आएगा। अरे हाँ सर, अब सोच, क्या अगर मैं तुझे ऐसा सवाल दे दूं जो मैं नहीं कराऊंगा, देख ध्यान से, एक सोर्स है भैया, ऐसे दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी 320 है, ऑब्जर्वर अपना रेस्ट पर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। बताओ इसे क्या सुनाई देगी? अरे एफ डैश खुद बताओगे, एफ डैश लिखा जाएगा 320 बाई 320 प्लस की माइनस माइनस 20 ओ हो इंटू इंटू 300। अब जो भी आंसर है आ जाए, 320 बटे 300 इंटू 300। अरे वाह, बढ़िया सा आंसर आ गया, कितना? 320 हर्ट्ज। आंसर खत्म, सवाल हो गया। फॉर्मूले ढंग से लगाने आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टाइम हो गया है, परेशान मत हो, छोड़ रहा हूं। अरे हाँ, अब तुम खुद कॉमन सेंस से सोच लो, अगले टाइम पे क्या पढ़ाना, इनका मिक्सचर कर दूंगा, थोड़े अच्छे सवाल करा दूंगा। हाँ, इनका मिक्सचर कर लूंगा बस, कि अब सोर्स भी दौड़े ऑब्जर्वर भी दौड़े। अरे तो फॉर्मूले तो ऐसे ही जोड़ देंगे इनको। अरे हाँ, तो अगले टाइम पे वही कहानी बताऊंगा। टाइम हो गया है इसलिए आज जा रहा हूं, कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, नहीं फॉर्मूलों से। तब तक के लिए जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।